नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज जो ओवैसी का रूप नजर आया है संसद के अंदर जब शपथ ग्रहण कर रहे थे, संविधान की शपथ ले रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? ये तो खैर एक चर्चा का विषय है, तर्क वितर्क का विषय है कि संविधान के खिलाफ है या नहीं है। ये तो अदालतें तय करेंगी, या जो उस समय चेयर को प्रोजाइड कर रहे थे वो देखेंगे नियमावली क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये लोग सारे इकट्ठे होकर के फलस्तीन चले क्यों नहीं जाते? या मोदी सरकार को ही ये कृपा करनी चाहिए कि विमान खड़े कर दे, 5-10 जो है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, कलकत्ता में, कि भाई जितनों को भरना है भर लो इसमें। ऑन अभी यहीं हम अपने वीज़ा के अधिकारियों को भी तैनात कर देते हैं, सब वीज़ा लो और फिलिस्तीन जाओ, जाकर के वहाँ लड़ो हमास के आतंकवादियों से, हमास के आतंकवादियों से कंधे से कंधा मिला करके, और जाकर के वहाँ करो ये सब जो भी आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं। एक्चुअल में ये सब कायर लोग हैं और डरपोक लोग हैं, और केवल नाटक नौटंकी और पाखंड करने में विश्वास रखते हैं। वरना जाए ना वहां जाकर के, ले ले वीजा, सरकार उपलब्ध करा देगी इनको, लड़े वहां जाकर के। बिल्कुल ये सर। जितने भी कट्टरपंथी विचारधारा के नेता हैं और जो इसी बेस पर किसी तरीके से अपनी जमीन बचाने की और बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, इन लोगों का इलाज एक्चुअल में जनता के ही पास है, और जनता ही इनको इनकी हैसियत में भी रखती है। इस बार कितनी सीटें आई हैं असदुद्दीन ओवैसी की? बस ये हैदराबाद वाली सीट, और हैदराबाद वाली सीट में भी भारतीय जनता पार्टी की जो शेरनी थी उसने इस बार इनको पसीने दिला दिए। हम्म। तो और बाकी एक सीट इनकी पिछली बार महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आ गई थी, छत्रपति संभाजी नगर से। हम्म। इस बार वो भी नहीं आई, तो अकेली सीट है। और अंजू जी, आप एक बात पर गौर करिए कि इस आदमी को हमारे मीडिया हाउसेस कितना स्पेस देते हैं, कितना स्पेस देते हैं। जो नफरत के बीज बोने वाले लोग हैं, जो देश के खिलाफ समाज में तनाव पैदा करने के लिए बोलते हैं, उनको मीडिया जो है वो हीरो की तरह ट्रीट करता है। और जो शांति की, विकास की, अमन की बात करते हों, सद्भावना की बात करते हों, समन्वय की बात करते हों, संविधान की बात करते हों, नियम कायदे कानूनों की बात करते हों, उनके चेहरे आपको मीडिया हाउसेस के इन टेलीविज़न चैनलों पर दिखाई नहीं देंगे। आज वो फिलिस्तीन पर अगर उसने कुछ इस तरह की बदमजगी की है पार्लियामेंट में, तो आप देखिएगा सारे मीडिया हाउसेस में जो है उसके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। हम्म। सर, भारत माता की जय बोलने से इनको परहेज है, लेकिन जय फिलिस्तीन संसद के अंदर खड़े होने में ये बड़ी बहादुरी समझते हैं। पर सर, हमने देखा कि जितने भी इंडी गठबंधन के सांसद हैं, ये सबके सब अपने हाथ में संविधान की लाल रंग की किताब लेकर शपथ ग्रहण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी जय संविधान का नारा भी लगाया है। तो ये क्या तमाशा है? ये संविधान को सच में बचाने में लगे हुए हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 1975 में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, आज यही उसके पैरोकार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या ये इस बात का जवाब देंगे कि जिस संविधान की प्रति लेकर के ये पूरे चुनाव प्रचार में घूम रहे थे, और जब 24 जून को 18वीं लोकसभा का सत्र का पहला दिन था, तब इन्होंने पार्लियामेंट परिसर में भी संविधान की प्रतियां लेकर के जो पाखंड किया है, जो प्रदर्शन किया है, क्या इनकी अपनी पार्टी में इनर डेमोक्रेसी है? क्या पार्टी का संविधान पूरी तरीके से लागू होता है? नहीं करते हैं। और ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जो अतीत में हो चुके हैं, और इन्होंने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। एक तो आपने चर्चा कर दी 1975 25 जून की, आज 25 जून को ही हम चर्चा कर रहे हैं।
बिल्कुल। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने जो लोगों के, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार थे उनको ताक पर रख दिया था। प्रेस को, मीडिया तो नहीं था उस समय, तो प्रिंटिंग प्रेस ही हुआ करती थी, तो प्रेस को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। उस समय आई के गुजराल हुआ करते थे। आई के गुजराल ने जब किसी भी तरीके से जो प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका दमन करने से इनकार कर दिया था, तो रातों रात विद्याचरण शुक्ला को सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया था। और विद्याचरण शुक्ला ने ये मजबूर किया था, एक इंडियन एक्सप्रेस को छोड़ करके बाकी सब झुक गए थे, तो इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काट दी गई थी और इंडियन एक्सप्रेस ने भी इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया था और रातों रात पावर हाउस खड़ा कर दिया था कि अखबार तो छपेगा, अखबार को तो आप बंद नहीं कर सकते। तो वो दिन देखे हैं इस देश ने। रातों रात अभी जयप्रकाश नारायण जो है वो रामलीला मैदान की रैली के बाद गांधी शांति प्रतिष्ठान में मच्छरदानी लगा करके सोए हुए थे 25 तारीख की रात को, और जैसे ही इमरजेंसी लगी जेपी को वहां से उठा लिया गया। बनियान में सो रहे थे बेचारे। इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां भी विपक्षी दलों के नेता थे उन सबको रातों रात उठा करके जेलों में ठूंस दिया गया था। ये संविधान की बात करते हैं। कोर्ट्स पर नए नियम कानून तामील कर दिए गए थे, लागू कर दिए गए थे। आपने अगर कहीं खड़े होकर के ये कह दिया कि इंदिरा गांधी की सरकार को जाना चाहिए, तो वहीं से उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और किसी कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं थी। आप ये कैसे संविधान की बात करते हैं? बेशर्म लोग हैं ये सारे के सारे। एक दो को छोड़ दीजिए, सारे वंशवादी खानदानी परिवारों से हैं। इनकी पार्टियों में इनर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। जो कठपुतली अध्यक्ष बना भी दिए जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे, उनकी क्या हालत होती है। और मैं सुधांशु त्रिवेदी का एक शो सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि साहब मुझे ये बताइए कि ये मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों को उनके जन्मदिन पर क्या केक काट करके उसी तरीके से खिलाते हैं जैसे राहुल गांधी को खिलाते हुए देखे गए थे? राहुल गांधी क्या है? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही तो है रायबरेली के। बिल्कुल। तो ऐसे तो 98 एमपी जो है कांग्रेस में और भी हैं, सबको खिलाते हैं क्या? वो महासचिव भी नहीं है, वो उपाध्यक्ष भी नहीं है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, वो कोई खुमैनी की तरह जो है वो सर्वे सर्वा भी नहीं है इस देश के कि भाई एक पार्टी का अध्यक्ष उनको जाकर के केक खिला रहा है काट करके। तो ये बेशर्मी बंद होनी चाहिए, नाटक नौटंकी बंद होनी चाहिए संविधान की। और सबसे बड़ी बात ये है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हुआ है। चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ ऐसी जगहों पर भी मतदान केंद्र बनाए हैं जहां 1 या 2 या 3 मतदाता थे। बिल्कुल। वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से बन रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों के तहत बन रहे हैं, और माँ बेटा और बेटी ने आज तक भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर, उनकी सरकार बनने पर बधाई नहीं दी है। तो आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं क्या? संविधान में विश्वास रखते हैं क्या? तो ये पाखंड बंद होना चाहिए। और वो घटना याद है आपको अंजू जी? जी। जब मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे और ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में गए थे और कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया अध्यादेश फाड़ करके रद्दी की टोकरी में फेंक रहे थे राहुल गांधी। बिल्कुल। ये कौन से संविधान की बात करते हैं भाई? यानी जो सर्वोच्च बॉडी मानी जाती है यूनियन कैबिनेट, उसके सिर पर एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बना करके बैठा दी गई थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, जब यूपीए 1 बना था मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। वो संवैधानिक था क्या?
सोनिया गांधी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद से इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि वो पावर ऑफ प्रॉफिट का मामला बन गया था और फाइलें उनके पास जाती थी, वो प्रधानमंत्री के ऊपर बैठ गई थी। ये आप संविधान का सम्मान करते हैं तो ऐसी पार्टी को, ऐसे नेताओं को संविधान पर बोलने का और ये पाखंड करने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल सर, और आज की तारीख में आप सोचिए कि जिस तरीके से स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, और राजनाथ सिंह की जो बातचीत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई, उस पर बयानबाजी कौन कर रहा है? राहुल गांधी। वो बता रहे हैं कि 3-3 बार फोन पर बात हुई है, उन्होंने फोन नहीं उठाया वगैरह वगैरह। किस कैपेसिटी में राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? वो तो उनको तो लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने की तैयारी हो रही थी, तो कहा कि 5 दिन इंतजार कर लीजिए, अभी तक फैसला ही नहीं आया। तो अगर जिम्मेदारी लेने का इतना शौक है, बयानबाजी का इतना शौक है सर, तो फिर तो उनको एलओपी बन जाना चाहिए ना। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, उनके आचरण में अंतर है। उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। वो जितना सच बोलते हैं उससे कई गुना झूठ बोलते हैं, और ये अनेक बार साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। और वो क्यों झूठ बोलते हैं, उनका पूरा खानदान ही क्यों झूठ बोलता है, ये इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको याद होगा जब CAA कानून पारित हुआ था पार्लियामेंट से, तो उसके अगले दिन शायद संसद का सत्र खत्म हो गया था, और उसके 2 दिन के भीतर ही रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसको राहुल गांधी ने भी संबोधित किया था, प्रियंका ने भी और सोनिया गांधी ने भी। जरा उस रैली के इनके भाषण उठा करके एक बार सुन लीजिए। सोनिया गांधी ने कहा था कि कभी कभी ऐसा अवसर आता है देश में जब अपने हकों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो ये मुसलमानों को भड़काने का काम नहीं था तो क्या था? और उसके बाद आपको याद होगा दिल्ली में दंगा हुआ था, कई जगह बसों को जलाया गया था, जामिया मिलिया के सामने स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर आए थे। इन तीनों के जरा भाषण सुनिए, उस रैली में इन्होंने क्या भाषण दिए। तो ये हर मुद्दे को लेकर के लोगों को भड़काने का ही काम कर रहे हैं। ये जो लंदन में बैठ करके कहते हैं ना कि वहाँ केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। अभी ये जो नीट की परीक्षा को लेकर के स्टूडेंट्स को भड़काया जा रहा है, ये क्या है? ये देश में आग लगाने की कोशिश है कि नहीं है? बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी और पूरे देश में हम आपके साथ। ये बेचैनी क्यों है? ये एक अवसर के रूप में क्यों देख रहे हैं? अगर कहीं पेपर लीक भी हुआ है तो, और क्या ये पेपर लीक का पहला मामला है और अंतिम मामला है? इस देश में अलग अलग राज्यों में जहां कांग्रेस की भी सरकारें थी वहां भी पेपर लीक हुए हैं, और कई बार हुए हैं। राजस्थान में तो पता नहीं कितनी बार हुए हैं। बिल्कुल। क्या कर दिया था इन्होंने? क्या मुख्यमंत्री को हटा दिया था या तब के एजुकेशन मिनिस्टर को हटा दिया था? नहीं हटाया। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान के पीछे क्यों पड़े हैं? नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल क्यों कर रहे हैं? ये राजनीतिक पाखंड बंद होना चाहिए। ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी इस देश का जो मोस्टली यूथ है वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हुआ है। तो इनको लगता है कि जो नीट और नेट और तमाम दूसरी परीक्षाओं में धांधली की बात आ रही है सामने, पेपर लीक होने की बात आ रही है, युवाओं को इतना भड़का दो इस सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि जब 2029 में अगला लोकसभा चुनाव हो तो वो राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए दिखाई दें। पर मतलब सर, इन युवाओं से कुछ लेना देना नहीं है, उनकी परेशानियों से, उनके पेरेंट्स की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। इनको वोट से मतलब है।
सर तो इस बार के लोकसभा चुनाव में भी तो इस ये जो यही युवा लोग हैं, इन्हीं को भड़काने का काम तो किया, इन्हीं का ब्रेन वॉश किया गया ना। जिस तरीके से फेक नैरेटिव को लेकर जो यूट्यूबर, जो इनको इनके पक्ष के थे, इनके इकोसिस्टम के यूट्यूबर्स थे, उनके वीडियोस जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गांव गांव में घुसकर लोगों को दिखाए गए, स्कूल कॉलेजेस के बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाए गए, तो उसी यूथ को तो इन्होंने टारगेट किया। एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारी कमियां नरेंद्र मोदी सरकार में भी हैं, इनके शासन प्रशासन के काम करने के तौर तरीकों में भी है। भाई आप सत्ता में हैं, सारे सूत्र आपके हाथ में हैं, सारे कानून जितने भी बने हैं उनको लागू करने का दायित्व भी आप ही के कंधों पर है। और कुछ चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन बहुत सारी अभी बिल्कुल नहीं हुई हैं, उस दिशा में कोई काम ही नहीं हुआ है। एक किस्सा पिछले दिनों मुझे सुनने को मिला, और ये दक्षिण भारत के एक राज्य की घटना है। वहाँ पर कोई टेलीविज़न लेकर के आया, उसको इंस्टॉल कराया, और उसको नेट से जैसे ही जोड़ा गया और उसने यूट्यूब वगैरह पर सर्च करने की कोशिश की, तो जो विंडो खुलती हैं स्क्रीन पर, उसमें 5 विंडो ध्रुव राठी के चैनल की खुली हुई थी। उसका कहना था कि मैंने कभी इस व्यक्ति के चैनल देखे ही नहीं, खोल करके कभी सर्च ही नहीं किए। ये एल्गोरिदम का मामला भी नहीं है कि भाई आप किसी वेबसाइट पर जाकर के कोई चीज को सर्च करते हैं तो फिर उसी तरह की चीजें आपके आंखों के सामने आनी शुरू हो जाएं। ऐसा भी मामला नहीं था। तो ये क्या था? जाहिर है इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है जो केवल और केवल ध्रुव राठी को ही प्रमोट कर रहा था। आप नया टेलीविजन भी खरीद करके लाते हैं और उसको ट्यून इन करते हैं, तो वहां आपको कोई ओंकार चौधरी, अंजू या किसी दूसरे भारतीय ब्लॉगर के वीडियो नहीं दिखाई देंगे, वहां ध्रुव राठी के दिखाई देंगे। वहां पर अगर अभिसार शर्मा के या पुण्य प्रसून वाजपेयी के या रवीश कुमार के या दूसरे लोगों के आएंगे, तो ये रोकने का काम किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप ही के खिलाफ ये सारा षड्यंत्र हो रहा है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पूरा एक नेक्सस है, एक मिली भगत है, एक गिरोहबंदी है, तो इसको रोकिए ना। बिल्कुल। और अगर कोई कंपनियां आपकी बात नहीं सुन रही हैं तो उनको गेट आउट कहिए, उनके खिलाफ आप कठोर कार्रवाई करिए। तो ये काम तो इनका है जी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि ये काम तो इनका है, और इसको लेकर आप देखिए पिछले 1.5-2 साल से माहौल बन रहा था। राहुल गांधी जितनी बार विदेश गए सर, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर मोदी जी ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, यूरोप क्यों नहीं देख रहा है, अमेरिका क्यों नहीं दखल दे रहा है, ये सब कुछ तो हो ही रहा था। जॉर्ज सोरोस कितना पैसा खर्च करने वाला है, इकोसिस्टम तो काम कर ही रहा था। तो उस इकोसिस्टम को रोकने का काम किसका था सर? मेरा और आपका तो नहीं था। देश में जिस सरकार का राज है उसी का ही था ना, उनको दिख तो रहा था। लेकिन फिर वही सवाल है कि उनका आईटी सेल क्या कर रहा था कि इन सबको देख ही नहीं पाए। ये जो फेक नैरेटिव था, ये इस कदर घड़ा गया सर कि 8500 रुपए लेने के लिए भी महिलाएं अगले दिन पहुंच गई कांग्रेस के मुख्यालय। वो जो चिट्ठियां दी जा रही थी, जो गारंटी कार्ड बांटे जा रहे थे, वो सब भी तो हो रहा था, किसी को पता ही नहीं चला क्या? नहीं, ये आगे जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं कि 8,500 रुपया लेने के लिए महिलाओं की लंबी लंबी लाइन लग गई बेंगलुरु से लेकर के लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर या कार्यालय के परिसर में, ये क्या फ्रॉड का मामला नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, मामले दर्ज नहीं करने चाहिए? ये तो सीधे सीधे मतदाताओं से फ्रॉड का मामला बनता है। तो करें कार्रवाइयाँ, पूरे देश में एफआईआर लॉन्च करें और कार्रवाई शुरू करें, इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। तो ये सारी ढीले हैं, ये परेशानी है। ये एक्चुअल में दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं, हम तो बड़े उदारवादी हैं, हम तो बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते हैं। कैसे नहीं भाई, परसेप्शन क्या बन रहा है? और ये लोग पूरा जो इकोसिस्टम है, और आज ही देख लीजिए ना, आज हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की
निचली अदालत की जमानत के आदेश को और रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया, स्टे कर दिया और कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी, रिहाई नहीं होगी, वो जेल में ही रहेंगे। और अब 11 जुलाई को जाकर के इसकी सुनवाई होगी, जब नियमित रेगुलर। रूप से अदालतें बैठेंगी। अभी तो समर वेकेशन की अदालतें सुनवाई कर रही थी। अब इस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है, इस पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जो हाई कोर्ट है वो जैसे सरकार जो कह रही है वो कर रही है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मतलब वातावरण और क्या होगा। तो बहुत सख्ती दिखाने की जरूरत है। जो बातें इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी उस समय कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हम दिखाएंगे और शुरू के जो 6 महीने हैं उसमें राजनीतिक भूचाल आएंगे, तो देश एक्चुअल में उस राजनीतिक भूचाल का और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयों का इंतजार कर रहा है। तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने हैं और फुल फ्लैश मेजोरिटी के साथ आप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वाला जनादेश नहीं मिला, लेकिन एनडीए को तो मिला है ना। तो एनडीए के तो इस समय 293 और 10 निर्दलीय एमपी का समर्थन, तो 303 का समर्थन आपको है। तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बिल्कुल कार्रवाई करिए और डे वन से वो कार्रवाई दिखनी चाहिए और शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही, जब जब राउज एवेन्यू कोर्ट से रात 8 बजे उनके पक्ष में फैसला आया था तो रातों रात आतिशबाजी हो रही थी पूरी दिल्ली में। वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिसको दिवाली पर आतिशबाजी पसंद नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर आतिशबाजी हो रही थी। तब इनको लग रहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला सुनाया, इनके एजेंडे में फिट होने वाला फैसला सुनाया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है बेल पर। तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, अब कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला सही नहीं है, ये फैसला हम इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते। तो ये किस तरह की भाषा है सर? आम आदमी पार्टी की तो दिल्ली में सरकार भी, पता नहीं वो सरकार चल क्यों रही है। बिना 3 महीने से ज्यादा हो गए सर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में, बिना सीएम की सरकार चल रही है। और जो आतिशी मारलेना है, जो नंबर 2 की मानी जाती है आम आदमी पार्टी सरकार में, वो धरने पर बैठ गई। तो चल क्या रहा है सर दिल्ली में? इस पर भी नहीं, तो नंबर 2 की सब। नंबर एक तो आतिशी मार लेना नंबर 2 नहीं है, नंबर 11 है। जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी उसमें सौरभ भारद्वाज और ये ऊपर नीचे 11 और 10 नंबर पर थे। और बिल्कुल। इनसे पहले तो 8, 9, 10 लोग जो हैं वो वरीयता क्रम में थे। तो ये आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज जैसों को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम कहीं हैं। मतलब ठीक है, आप हैं, केवल इसलिए हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया नहीं है, दूसरे लोग अब कैबिनेट में नहीं है, तो सरकार में किसी को तो रखना है ना। तो इसलिए इनको रख करके जो है काम चलाया जा रहा है किसी तरीके से। ये जो आपने अभी बात कही है कि ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, अगेन किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार अगर 3 महीने से बिना मुख्यमंत्री के चल रही है तो इसको बर्खास्त करने की जिम्मेदारी भी मोदी सरकार की ही है। क्यों नहीं की जा रही है? केवल इसलिए कि हम भले बने रहें और हम पर ये टेक ना लगे कि साहब हम चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं। अरे भाई, 356 बनाया क्यों गया था? 256 बनाया क्यों गया था? 355 बनाया क्यों गया था? उनका यूज करो, मिस यूज मत करो। जो इंदिरा गांधी करती थी या दूसरे लोग करते थे, मिस यूज मत करो, लेकिन यूज तो करो। जहां पे कानून काम नहीं कर रहा है, जहां पर व्यवस्थाएं काम नहीं कर रही है, जहां संविधान काम नहीं कर रहा है, वहां उसको यूज करो। तो ये अगेन एक बड़ा प्रश्न है और ये फैसले मोदी सरकार को लेने हैं, हमें और आपको तो लेने नहीं है। सर हमें और आपको तो लेने नहीं है, लेकिन हम चर्चा कर करके जगाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई इस तरफ भी ध्यान दो, राजधानी क्षेत्र है और पिछले 3 महीने से बिना सीएम के है। पर सर ये जो लोकसभा के स्पीकर को लेकर आज तक नहीं हुआ, अब वो होने जा रहा है। पक्ष और विपक्ष के बीच रजामंदी नहीं बन पाई है, इसलिए कल 11 बजे वोटिंग होगी। इस नई परंपरा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो होता था, जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के पास होता था और पक्ष के पास स्पीकर का पद होता था। क्या कभी ऐसा हुआ है?
नहीं, कई बार हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा होता था। जैसे 91 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो कर्नाटक से जो बीजेपी के एमपी थे मल्लिकार्जुन उनको डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो लक्षद्वीप के जो कांग्रेस के एमपी थे मोहम्मद सईद, उनको डिप्टी स्पीकर बनाया था। 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो अकाली दल के चरणजीत अटवाल को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। फिर 2009 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह तो आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के करिया मुंडा जो है वो डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो तब एआईएडीएमके के थम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर बनाया था। मोदी सरकार ने भी बनाया था 2014 में। 2019 में किसी को नहीं बनाया गया था। 5 साल बिना डिप्टी स्पीकर के लोकसभा चली। और अब 2024 में डिप्टी स्पीकर तो बनेगा लेकिन विपक्ष का नहीं बनेगा, वो बनेगा जो एनडीए के सहयोगी दल है और संभवतः वो टीडीपी को जाएगा। ये मोटे तौर पर अंदरूनी एक सहमति हो चुकी है। तो सवाल ये है कि अब विपक्ष को ये पद नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हामिद अंसारी। जब 2014 से लेकर के 2019 और उसके बाद भी हामिद अंसारी ने मोदी सरकार की नाक में दम करके रख दिया। जब ये चेयरमैन थे, सभापति थे राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति के नाते, 1 मिनट के लिए आकर के विपक्षी दल हंगामा करते थे और वो सदन को स्थगित करके और चले जाते थे और उसके बाद वापस नहीं लौटते थे। फिर जो उपसभापति होते थे वो भी यही काम करते रहते थे बैठ करके वहां पर। यानी सरकार के जितने विधायी कार्य थे उन सबकी ऐसी तैसी करके रख दी थी हामिद अंसारी ने। लोकसभा से बिल पारित हो जाते थे और ये राज्यसभा में कुंडली मार करके बैठ जाते थे उनके ऊपर। आपको याद होगा उनके विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि आपके बहुत सारे एजेंडे होंगे, आप बहुत सारे काम करना चाहते होंगे, आप तो बड़े प्रतिष्ठित परिवारों से हैं, आप तो कई खाड़ी के देशों में रह चुके हैं और अब आप चूंकि फ्री हो गए हैं तो अब आप अपने मन की मुरादें पूरी करिए। ये क्यों कहा था प्रधानमंत्री ने? क्योंकि प्रधानमंत्री अंदर से बहुत ज्यादा नाराज थे उनसे, उनके रवैये से कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जिस तरह की राजनीति पिछले 10 साल से इस देश में कांग्रेस कर रही है, आपको लगता है कि इसके बाद नरेंद्र मोदी इनके किसी व्यक्ति को लोकसभा के आसंदी पर बैठने का मौका देंगे? हरगिज नहीं देंगे। जिन पर उनको भरोसा नहीं है उनको तो 1 से 1000 बार तक भी वो मौका नहीं देंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, जो घोड़े दौड़ाने हैं आप घोड़े दौड़ा लीजिए। उनके पास संख्या है और कल 11 बजे जब मतदान होगा तो पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। आपको चिल्लाना है आप चिल्लाते रहिए। दूसरी बात यह है, मैं आपके चैनल के लिए कुछ आंकड़े लेकर के आया हूं। जी सर। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये कर क्या रहे हैं। और यहां मांग रहे हैं डिप्टी स्पीकर का पद। आप जरा खंगालिए, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, वहां स्पीकर भी डीएमके का, डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का। कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है, वहां स्पीकर भी कांग्रेस का, डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस का। केरल में वामपंथियों की सरकार है, वहां स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों वामपंथियों के हैं। विपक्ष को क्यों नहीं दिया इन तीनों राज्यों में? और तो छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, वहां स्पीकर भी टीएमसी का है, डिप्टी स्पीकर भी टीएमसी का है। पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, दोनों जगह स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। तो भाई क्यों नाटक नौटंकी कर रहे हो तुम अपने और तेलंगाना में स्पीकर कांग्रेस का है और डिप्टी स्पीकर का पद खाली पड़ा हुआ है, उस पर इन्होंने विपक्ष को नहीं लगाया। तो भाई क्यों नाटक नौटंकी कर रहे हो, क्यों पाखंड कर रहे हो कि हमें यहाँ डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए?
आप रोजाना जो है सदन की गरिमा भी गिराएंगे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी गिराएंगे। कल आपको ध्यान है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज मेंबर शपथ ग्रहण कर रहे थे, राहुल गांधी क्या हरकत कर रहे थे? संविधान की प्रति दिखा रहे थे उनको। ना आपको प्रधानमंत्री के सम्मान का, उनकी गरिमा का, उनकी मर्यादा का आभास है, और ना आपको इस महान सदन की पवित्रता का कोई भान है या ज्ञान है। आप इस तरह की हरकत पहले ही दिन कर रहे हैं और अग्रिम पंक्ति में बैठ करके कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को डिप्टी स्पीकर का पद देंगे नरेंद्र मोदी? 1 लाख तक नहीं देंगे। सर ये तो ये दावा भी कर रहे हैं कि इन्होंने तो जैसे सुरेश, जो सुरेश है शायद, उनको उतारा है, सबसे सीनियर मेंबर है वो लोकसभा के, और वो तो दलित समुदाय से आते हैं, तो आगे चलकर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें ये लोग ये कार्ड भी खेल सकते हैं, क्योंकि जाति का कार्ड तो इन्होंने इस लोकसभा चुनाव में भी जमकर खेला है। तो सुरेश का नाम भी शायद इसीलिए आगे किया जा रहा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस कह रही है कांग्रेस कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, इसलिए हो सकता है कि ममता बनर्जी इस इंडी गठबंधन से अलग सुर लगाएं। नहीं, के सुरेश केरल से आते हैं, 8 बार के सांसद हैं, लेकिन बीच में 2 बार हारे भी हैं। भर्तृहरि जो उड़ीसा से आते हैं, भर्तृहरि मेहताब, वो निरंतरता में 7 बार के जीते हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर के सुरेश से इतनी ही मोहब्बत है आपको, इतना ही आप उनको मतलब डिप्टी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर बना करके सम्मान देना चाहते थे, तो अधीर रंजन चौधरी हार गए हैं लोकसभा में, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाओ ना। या केरल के लिए आगे जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके लिए उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाओ ना। नहीं बनाएंगे, क्योंकि केवल नाटक नौटंकी करनी है, इनको नौटंकी के अलावा कुछ नहीं करना है। तो इनको एक चेहरा चाहिए जिस पर ये राजनीति कर सकें, तो के सुरेश मिल गए। और सर ममता बनर्जी का जो ये कहना है कि वो तो उनसे तो पूछा ही नहीं गया, के सुरेश के नाम को लेकर कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं बताया, तो आपको लगता है कि इंडी गठबंधन से अलग रास्ता अपना सकती है कल जब चुनाव होगा स्पीकर का, उसमें तृणमूल कांग्रेस? अंजू जी, वो तो पहले ही अलग रास्ता अख्तियार कर चुकी हैं। उन्होंने तो इनको बंगाल में घुसने नहीं दिया। उन्होंने तो तभी कह दिया था कि 2 सीटों पर अगर लड़ना हो, एक बहरामपुर वाली अधीर रंजन चौधरी की और एक वो मालदा दक्षिण की शायद सीट थी जो कांग्रेस के पास थी, 2 ही जीत करके आए थे 2019 में। उन्होंने कहा कि इन 2 सीटों पर अगर लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, नहीं तो जाओ भाड़ में। और फिर उन्होंने सभी 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो वो तो एक तरीके से पल्ला पहले ही झाड़ चुकी है। और जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तब भी उनका जो कुल मिलाकर के एटीट्यूड था वो यही था कि पसंदगी नापसंदगी हमारी चलेगी। राष्ट्रपति पद के चुनाव में तो उन्होंने उनको यशवंत सिन्हा को आगे कर ही दिया था। उस समय वो टीएमसी में ही थे। उस समय भी उन्होंने कांग्रेस की सहमति कहाँ ली थी? तो इसी तरह की से कांग्रेस भी उनकी सहमति नहीं लेती, उनको जानकारी नहीं देती। तो ये सब दिखावे हैं जी, इंडिया अलायंस और ये सब, ये फ्लोर मैनेजमेंट के लिए सब साथ हैं, लेकिन जब लड़ने की बात आती है, जब सीटों के बंटवारे की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात आती है, तब ये एक दूसरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपको मैं जानता नहीं, अपना परिचय देंगे क्या? तो इनका ये एटीट्यूड रहता है। तो वही अब ममता बनर्जी दिखा रही है। और ममता बनर्जी का रुख क्या रहने वाला है स्पीकर के चुनाव में, ये कल पता लगेगा। अगर कल वो इंडी अलायंस के सुरेश का समर्थन नहीं करती हैं और ओम बिरला साहब का समर्थन करती हैं, तो इसके राजनीतिक मायने होंगे आगे के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक तरह से कहा जा सकता है कि स्पीकर के चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सेंधमारी हो गई है या इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है। और इसका पूरा जो खुलासा है वो कल होगा 11 बजे जब स्पीकर के लिए वोटिंग होगी। लेकिन हो सकता है सर उससे पहले फिर कहीं कोई रजामंदी बना ली जाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि बातचीत की कोशिश कर रही है बीजेपी या एनडीए की तरफ से, बातचीत की कोशिश हो रही है, रजामंदी बनाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है ऐसी कोई रजामंदी बन जाए, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि कल 11 बजे चुनाव होंगे ही होंगे लोकसभा स्पीकर के लिए। सर आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों के लिए, और मेरे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।